आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास सहित दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 से अधिक स्थानों पर आज छापे मारा। नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा, स्वागत करती हूं आपका N1 लाइव पर। आज की खबर में हम बात करेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास सहित अन्य स्थानों पर सीबीआई की रेड पर। इस रेड पर अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति 2021 व 22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी। इसी के परिणाम स्वरूप कार्यवाही की जा रही है। इधर उप मुख्यमंत्री और आप नेता के घर पर छापे पड़ने से पार्टी नेता समेत विपक्ष के अन्य नेता नाराज दिख रहे हैं। सिसोदिया के घर छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि आज के न्यूयॉर्क टाइम्स में केजरीवाल सरकार की शिक्षा क्रांति की खूब वाहवाही हुई। उसी सुबह उस शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया के घर भाजपा की सीबीआई ने रेड कर दी। इन्होंने 8 साल में खूब रेड करवाई, लेकिन कुछ नहीं मिला। आगे भी करवाते रहिए, हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मनीष सिसोदिया आजाद भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। आज यूएस के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छापी और आज ही मोदी जी ने उनके घर पर सीबीआई भेज दी। ऐसे भारत कैसे आगे बढ़ेगा? वही पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि यह पूरी तरह से प्रतिशोध की राजनीति है। अरविंद केजरीवाल सरकार को देश और दुनिया में जिस तरह की मान्यता मिल रही है, बीजेपी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इन्हीं खबरों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट संजय मल्होत्रा। तो जानते हैं संजय मल्होत्रा से कि आखिर क्या है दिल्ली की राजनीति। स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, शराब नीति में ऐसी क्या गड़बड़ी है कि जिसकी वजह से सिसोदिया सीबीआई के निशाने पर हैं? जी काजल, दरअसल ये मामला करीब 2 महीने पहले का है। थोड़ा सा हम इसकी बैकग्राउंड जान लेते हैं कि क्या है कि दिल्ली में जो एक्साइज पॉलिसी थी जिसके तहत शराब की बिक्री को नियंत्रण किया जाता है किसी भी राज्य में, तो दिल्ली में इसमें एक परिवर्तन किया गया था। क्या था कि 2020-21 की आपने बात की, 21-22 की बात की, उससे पहले जो दिल्ली की आबकारी नीति थी, एक्साइज पॉलिसी थी, उसमें शराब की बिक्री का काम पूरी तरह से जो था वो सरकार के कंट्रोल में था। करीब 60% शराब सरकार बेचती थी, 40% शराब जो है वो निजी जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके माध्यम से बेची जाती थी। दुकानों की संख्या भी कम थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और हालांकि शराब मिलती ज़रूर थी, लेकिन शराब के लिए लंबी लंबी लाइनों की स्थिति रहती थी और जितना रेवेन्यू शराब से आना चाहिए था सरकार को वो नहीं आता था। तो दिल्ली सरकार ने, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, इन्होंने तय किया कि नई आबकारी नीति की ज़रूरत है। उस नई आबकारी नीति के तहत जो सरकारी हस्तक्षेप था, जो सरकार की तरफ से जो दुकानें खुली थी उनको बंद किया गया और सारी की सारी जो शराब की नीति थी, शराब की जो बिक्री थी, वो निजी हाथों को सौंप दी गई। और उसके तहत कुल 32 जोन बनाए गए और उसमें करीब 850 के आसपास दुकानें खोलने का था। और सरकार का दावा था कि ये नई नीति जो है वो नए समय के अनुरूप है और इससे जो रेवेन्यू है सरकार का, जो आमदन है सरकार की, वो भी बढ़ेगी। तो ये नीति जो है वो लागू की गई थी। लेकिन इस दौरान में क्या हुआ कि कोरोना की स्थिति पैदा हो गई। कोरोना की वजह से जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो निजी ठेकेदारों ने वहाँ पर ये पूरा का पूरा बिजनेस लिया था, उनको घाटा नज़र आ रहा था। काफ़ी दुकानें बंद भी रही उन दिनों में। तो सरकार की तरफ से उनको कुछ राहतें दी गई। उन्हीं राहतों को लेकर जो है वो अब ये कहा जा रहा है कि ये राहतें एक निजी हित साधने के लिए दी गई हैं। कहीं ना कहीं इनके पीछे एक भ्रष्टाचार हुआ है। करीब 144 करोड़ की राहत जो थी वो शराब कॉन्ट्रैक्टर्स को दी गई। तो अब आप जानती हैं कि दिल्ली में सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनका बहुत बड़ा हस्तक्षेप जो है वो दिल्ली की राजनीति में रहता है, दिल्ली के प्रशासन में रहता है, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है। तो आजकल वीके सक्सेना वहाँ पर
लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो इससे पहले भी आप जानती हैं कि टकराव रहता रहा है आम आदमी पार्टी की सरकारों का, जो चाहे वो अनिल बाइजल थे या उससे पहले और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स थे वहाँ के, उनके साथ टकराव रहता था। तो यहाँ पर भी दोनों तरफ से ये आरोप लगते हैं। उनका कहना है कि हम कानूनन अपना जो है जिम्मा निभा रहे हैं, जो हम हस्तक्षेप कर रहे हैं वो दिल्ली के भले के लिए कर रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ये रहता था कि हमारे कामों में अकारण जो है वो हस्तक्षेप किया जा रहा है, राजनीति से प्रेरित ये हस्तक्षेप है, केंद्र के इशारे पर, केंद्र सरकार के इशारे पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें हस्तक्षेप करते हैं। तो इस मसले के अंदर भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। जो राहतें शराब कॉन्ट्रैक्टर्स को दी गई हैं वो मोटिवेटेड राहतें हैं, उनमें कोई ना कोई लाभ लेने के लिए सरकार ने उनको, मनीष सिसोदिया ने लाभ लेने के लिए उनको दिया है, उसमें किकबैक्स मिली हैं या उसमें रिश्वत मिली है। इसी तरह से 30 करोड़ की एक राहत जो थी वो एयरपोर्ट पर जो शराब की बिक्री होती थी उसमें दी गई थी। तो कई तरह के मामले थे। तो इसके लिए उन्होंने फिर चीफ सेक्रेटरी को एक जांच करने का आदेश दिए। चीफ सेक्रेटरी जो थे वहाँ के, उन्होंने फिर रिकमेंड किया कि वाकई इसके अंदर लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, धांधली है। तो ये मामला जो है फिर सीबीआई को सौंपा गया। तो अब सीबीआई जांच कर रही है। हालांकि दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें हैं। आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा राजनीति से प्रेरित है, सिर्फ हमारी सरकार को तंग करने के लिए और हमारी आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए, हमें डराने धमकाने के लिए ये सरकार जो है इस तरह के काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ये तो कानून का मसला है, कानून की जांच है, सीबीआई जांच कर रही है। अगर मनीष सिसोदिया या बाकी उनके साथी जो है वो पाक साफ होंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उन्होंने कहीं गड़बड़ी की है तो कानून अपना काम करेगा। तो इस तरह से फिलहाल ये जो है समस्या है। इसी के तहत अब रेड्स की गई हैं। अब उन रेड्स में क्या निकल कर आता है, अब ये मामला जो है आगे अदालतों को इसके बारे में फैसला लेना है, मामला कोर्ट में जाएगा। सीबीआई का काम तो इन्वेस्टिगेशन करना है, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करनी है और उसके आधार के ऊपर जो है उन्होंने अपनी चार्जशीट तैयार करनी है। लेकिन कुल मिलाकर इसको लेकर राजनीति तो निश्चित तौर पर शुरू हो चुकी है। जी सर, जैसा कि आपने बताया आम आदमी पार्टी इसे भाजपा की राजनीति बता रही है। भाजपा और आम आदमी पार्टी लगातार टकराव की स्थिति में है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है इसका? बिल्कुल, देखिए अब आम आदमी पार्टी, अब हमें ये देखना होगा कि किस तरह के हालात के बीच में आम आदमी पार्टी जो थी वो वजूद में आई। ये वो ज़माना था जब अन्ना हज़ारे की मूवमेंट हुई, अरविंद केजरीवाल उसमें शामिल हुए और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक विरोध के रूप में ये सरकार, ये जो पार्टी थी वो वजूद में आई। तो एक तरह से इनका जो वजूद ही है, जिनका जो आगाज़ ही है, वो एक तरह से प्रोटेस्ट वगैरह के साथ हुआ कि भी आपको सरकार का कैसे विरोध करना है, कैसे सड़कों के ऊपर आकर विरोध करना है, किस तरह से आपने आंदोलन चलाने हैं। तो इस रवैये के साथ ये पार्टी जो थी वो वजूद में आई और उसके बाद लोगों ने इसको मैंडेट भी दे दिया, सरकार भी बन गई। लेकिन उसके बाद भी इनका जो काम करने का तरीका था वो लगभग वैसा ही रहा जो पहले विपक्ष में रहते हुए या सड़कों पर जो जिस तरह की ये विरोध के आंदोलन किया करते थे उसी से जुड़ा रहा। तो जिसकी वजह से शुरुआत में शुरू से ही, चाहे वो नजीब जंग रहे हों दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, या उसके बाद फिर अनिल बाइजल आ गए हों, या उसके बाद अब वी.के. सक्सेना है, सबके साथ जो है इनका टकराव रहा। और दिल्ली में एक और खासियत ये है कि दिल्ली को एक राज्य का दर्जा तो है, लेकिन एक पूर्ण राज्य का दर्जा जो बाकी आम सामान्य राज्य हैं उसकी तरह से नहीं है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी केंद्र के अधीन हैं और दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो पंजाब के मुख्यमंत्री की तरह या हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरह जो है वो शक्तियां नहीं रखता जितनी शक्तियां इनके पास है। ख़ास तौर पर जैसा कि आप जानती हैं कि दिल्ली में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो
केंद्र के पास है, जो ज़मीन के मामले हैं वो केंद्र के पास हैं। इसके अलावा भी ज़्यादातर मामलों में जो नियुक्तियां हैं बड़े अधिकारियों की, उनको भी केंद्र जो है वो कंट्रोल करता है। और ज़्यादातर मामलों में लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति जो है, जो भी निर्णय सरकार को लेने होते हैं उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति भी लेना ज़रूरी हो जाता है। तो जिसकी वजह से कुछ इनका काम करने का अंदाज केजरीवाल साहब का और कुछ केंद्र का रवैया, इन दोनों की वजह से जो है वो टकराव दिल्ली में लगातार रहता रहा है। तो हालांकि उसके बाद हालात कुछ सुधरे धीरे धीरे, जैसे आम आदमी पार्टी को लगा कि हम वाकई अब पावर में हैं और हमें सरकार चलानी है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो कहीं थोड़ा बहुत सहयोग हुआ भी केंद्र के साथ। लेकिन कुल मिलाकर जो है दोनों तरफ से टकराव की स्थिति जो है वो अभी भी बनी हुई है। और ये वाला मामला भी टकराव की स्थिति का है। और फिर इसके साथ साथ सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, दूसरी पार्टियां भी जो हैं वो भी सरकार के ऊपर ये आरोप लगाती हैं कि उन्हें जो है उन्हें तंग किया जाता है। केंद्र के पास जो पावर्स हैं, केंद्र के पास जो एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो ईडी है, इनका इस्तेमाल जो है वो उनकी हैरेसमेंट के लिए किया जाता है। तो ये वाला आरोप तो लग ही रहा है। लेकिन जहाँ तक आम आदमी पार्टी का और केंद्र की भाजपा सरकार के बीच में जो टकराव है, जो एनडीए सरकार के बीच में टकराव है, उसका मुख्य कारण तो यही रह रहा है कि आम आदमी पार्टी को अभी भी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो जो भी काम करवाना चाहती हैं उसको वो विरोध के द्वारा वो करवा सकती हैं। एक सहयोग की जो भावना है वो अभी पार्टी के बीच में पनपी नहीं है। जी सर, तो क्या लगता है कि सचमुच में भाजपा अपने विरोधियों को निशाना बना रही है और केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है? बिल्कुल। देखिए, जो अभी तक जो हालात हैं उनसे तो आप सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं, बाकी स्थानों पर भी जहाँ पर भी विपक्ष की सरकारें हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की बंगाल की सरकार हो, चाहे अभी तक हाल ही में महाराष्ट्र में आपने देखा जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तो लगातार जो थी ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा था और विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा था। और हालांकि मामले जो हैं उनको अल्टीमेटली फैसला तो उनका अदालतों ने करना है, लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ इन एजेंसीज़ का इस्तेमाल होता है, जिस तरह से ये एजेंसीज़ रेड्स करती हैं और फिर जिस तरह से आज का मीडिया जो है उन रेड्स को इस तरह से शो करता है कि जैसे सचमुच ही जिसके खिलाफ रेड की गई है या जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है वो दोषी बन ही चुका है। हालांकि दोषी किसी को भी तब तक नहीं कहा जा सकता कि जब तक वो अदालत उसको इसके बारे में नहीं कहती है। लेकिन इस तरह से ये एक परसेप्शन जो है, एक विचार जो है उस पार्टी के बारे में बनता है कि ये कहीं ना कहीं दोषी है। और दूसरा हैरेसमेंट भी रहती है। अगर आपके घर में भी अगर कोई ईडी 10, 12, 15 लोग आपके यहाँ तलाशी लेने आ जाएं और उसके बाद आपको बिना जमानत काफ़ी दिन तक जेल में डाल दिया जाए, तो निश्चित तौर पर ये हैरेसमेंट तो रहती ही रहती है। तो ये आरोप अच्छा, और ये भारतीय जनता पार्टी के समय में ही शुरू नहीं हुआ है, ये आरोप कांग्रेस पर भी लगते रहे। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स का इस्तेमाल होता था विपक्ष को की आवाज़ को दबाने के लिए, विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए, उनको हैरेस करने के लिए। उस ज़माने में ये आरोप लगते थे और अब भी ये आरोप लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो लोकतंत्र है वो अभी इतना परफेक्ट नहीं हुआ है। अभी भी जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो उसका दुरुपयोग करने का उन सामर्थ्य रखते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो अभी उतना पुख्ता नहीं हुआ है कि इस तरह की दुरुपयोग को रोका जा सके। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये इस तरह का दुरुपयोग तो होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी सच है कि हमारे जो राजनेता हैं वो पाक साफ भी नहीं है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी रहती है जिसको लेकर जो है जांच करनी पड़ती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जांच ज़रूर हो और सज़ा भी मिले जो हमारे अगर किसी भी पॉलिटिशियन ने कोई गलत काम किया है। लेकिन अलग से हैरेसमेंट वाली बात भी अच्छी नहीं है। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजनीति जगत से तमाम हलचलों से जुड़े रहने के लिए देखते